I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt, tu'izzu man tasha wa tazillu man tasha. I pray to Allah, Rabbi zidni ilma, Rabba rahmhuma kama rabbayani saghira. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. तो स्टूडेंट्स हम लोग थे, अब बात करते हैं हमारे लेक्चर की. तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े थे? हम लोग ने स्टार्ट किया था सोशलाइजेशन, द चैप्टर नंबर 3. ठीक है, सोशलाइजेशन के बारे में मैंने आपको नो हाउ दे दिया था कि सोशलाइजेशन होती क्या है. ठीक है, आप जब भी सोशलाइज होते हैं, आप सोसाइटी में मूव करना सीखते हैं, तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये है सोशलाइजेशन. तो आज जो है आपका, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. मैं फिर बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. सही है, इसको आपने अच्छी तरह से, ये जो अभी मैं टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करवाने लगी हूँ ना, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करना है. ठीक है, वैसे भी अगर आप देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी बहुत अच्छी होती है. और इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आपको सोसाइटी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद देता है. ठीक है, इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इससे रिलेटेड बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज हम लोगों ने पढ़ना है सोशलाइजेशन इनटू द सेल्फ एंड माइंड. ठीक है, इसमें हम लोगों ने दो थ्योरिस्ट पढ़ने हैं. एक है कूले, CH कूले, और दूसरा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड एंड रोल टेकिंग, उसकी थ्योरी है. तो फर्स्ट थ्योरी जो हमारे पास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कूले एंड द लुकिंग ग्लास सेल्फ. ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है कि पहले तो बताना है कि कूले कौन था, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना है. ठीक है, ये किससे रिलेट करता है, और उसके बाद हमने लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होती है उसको इलेबोरेट करना है. तो जी सबसे पहले हम देखते हैं कि कूले जो है ये कौन है. CH कूले इसको कहते हैं, लेकिन इसका जो फुल नेम है चार्ल्स हॉर्डन कूले है. ठीक है, ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट था. ठीक है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाला पर्सपेक्टिव पढ़ा था ना हमने, कि पर्सपेक्टिव 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वाला भी पर्सपेक्टिव था. तो ये उससे रिलेट करता है. इसका जितना भी वर्क है वो सारा सिम्बल्स पे बेस करता है. सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट था ये. ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ाया और इसने सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म को ही सपोर्ट किया. ठीक है, उसके बाद क्या है जी कि ही सेड दैट आवर सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप फ्रॉम इंट्रैक्शन विद अदर्स. उसने कहा कि हम सेल्फ की बात करते हैं ना, वो कहता है कि जो हम अपनी सेल्फ बनाते हैं खुद ही हम में डेवलप होती है. वो किस तरह होती है कि इंटरेक्ट करने से, इंट्रैक्शन से. ठीक है, आप जब एक दूसरे से बात करते हैं तो तब आप अपने अंदर खुद ही अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं. ठीक है, वो अब लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होती है और ये सारी चीज़ें क्या हैं. तो लुकिंग ग्लास सेल्फ वो कहता है जो सोसाइटी है ना आपकी, ये ग्लास है, ये एक ग्लास है. ठीक है, मिरर है आपका. आप अपने आप को सोसाइटी के सामने अच्छा साबित करने के लिए वो तमाम काम करते हैं जो सोसाइटी आपसे कहती है, सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं. ठीक है, अब सोसाइटी आपसे क्या डिमांड करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त हो तो आप सारे वो काम करेंगे जो इज़्ज़त वाले हैं. अगर आपको सोसाइटी अच्छा कहेगी कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये तो 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, ये तो पंचुअल है, ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, ये टाइम पे अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाता है या रेगुलर आता है कॉलेज में. तो ये चीज़ें क्या हैं कि अब आप, सोसाइटी आपको बता रही है. ठीक है, और सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक पैमाना बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है आपको देखती है. और फिर आप ये देखते हैं कि बंदे मुझे किस तरह से देख रहे हैं. आप लोगों के लिए आप अपने आप को जो देखते हैं, आपकी जो अंदर सेल्फ है ना वो कैसे बिल्डअप होती है, किस तरह बनती है जब आप सोसाइटी को देखते हैं कि सोसाइटी आपके बारे में क्या राय रखती है. होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. यहाँ पर ये जो लुकिंग ग्लास है ना, लुकिंग ग्लास, ये आपकी सोसाइटी है, ये मिरर है. सोसाइटी आपका माशरा जो है वो एक आईना है जिसके अंदर आप अपना अक्स देखते हैं कि क्या मैं अच्छा इंसान हूँ, क्या मैं बुरा इंसान हूँ. ठीक है, तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को बनाते हैं, अपने पर्सनैलिटी जो है उसको संवारते हैं. इस चीज़ को हम कहते हैं द लुकिंग ग्लास सेल्फ. अच्छा, अगर ये इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको इसकी यहाँ से एग्जांपल दे देती हूँ कि आपने सबसे पहले लिखना है CH कूले, फिर इसकी पूरे नाम के नीचे एब्रीवेशन लिखनी है. ठीक है, एब्रीवेशन पूरा मतलब उसको आपने इन्हांस करके लिखना है कि असल में CH कूले का क्या मतलब है. उसके बाद आपने लिखना है जी लुकिंग ग्लास सेल्फ क्या होती है, उस थ्योरी का आपने देना है, यानी डेफिनेशन देनी है. उसके बाद आपने सेल्फ़ की डेफिनेशन देनी है कि सेल्फ़ क्या होती है. ठीक है, उसके बाद आपने ये जो मैंने अभी आपको 3-4 लाइंस पढ़ाई हैं, आपने इनको राइट करना है. उसके बाद हम आ जाते हैं इसके 3 एलिमेंट्स उसने जो दिए हैं. ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं. पहला है जी
वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू दोज अराउंड अस, ठीक है। वो कहता है कि पहला क्या है, एलिमेंट है कि आप कैसे देखेंगे ना, लुकिंग ग्लास सेल्फ जो थ्योरी है ये 3 एलिमेंट्स पे बेस करती है। जो फर्स्ट है वो है वी इमेजिन हाउ वी अपीयर टू दोज अराउंड अस, ठीक है। हम ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हम लोग कैसे लग रहे हैं, बाकी लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी मे थिंक दैट अदर परसीव अस एज विटी और डल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज के अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है। अब आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं मोटा लग रहा हूँ, मैं किस तरह का लग रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एलिमेंट इस थ्योरी का क्या है, वी इंटरप्रेट अदर्स रिएक्शन। हम दूसरों के रिएक्शन को इंटरप्रेट करके अपना आप बनाते हैं। अब दूसरे का जो रिएक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंटर हुए हैं क्लास के अंदर और लोगों ने आप पे हंसना शुरू कर दिया कि ये क्या कार्टून लग रहा है, ये इसको ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है, इसने तो ये नहीं पहना, ये नहीं इसने किया, इसने टाई ऐसे लगाई हुई है। तो आप लोग क्या करते हैं कि जो दूसरे बंदे ने रिएक्ट किया है ना, आपकी सोसाइटी जो रिएक्ट करती है, आप समझते हैं कि बस जो इन्होंने बोल दिया मैं तो यही हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, वी डिवेल्प अ सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब हम अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। किस तरह से बिल्ड करते हैं कि जी अगर आपको पॉजिटिव वे में, जैसे लोग आप क्लास के अंदर एंटर हुए हैं तो सब लोग कहें कि वाओ कितनी अच्छी आपकी ड्रेसिंग है, या सब लोग आपको देख के बहुत खुश हो रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो सेल्फ आपकी बनती है ना, वो कौन सी है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, ये होता है पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। और नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर एंटर हुए हैं, सब लोग हंसना शुरू कर दें आप पे, या फिर आपकी मतलब आपकी कोई इज्जत ना करे, या फिर आप किसी से बात करें और वो सुन ही नहीं रहा, तो फिर ये नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव है। अब ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो क्या मिस जजमेंट क्या है। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हमेशा सोसाइटी को देखें तो आपको समझ आ जाए कि कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। हो सकता है कभी कोई आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो लेकिन आपको वो चीज़ नेगेटिव लगे, या फिर हो सकता है कोई आपको नेगेटिवली देख रहा हो लेकिन आप समझे कि ये तो मेरे से बड़ा वो मतलब फैसिनेट हो रहा है, मेरी पर्सनैलिटी देख के खुश हो रहा है, हालांकि वो बंदा खुश ना हो रहा हो। तो ये जो मिस जजमेंट है ना, ये भी सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंसान गलत सोच लेता है कि हम सोसाइटी के सामने, वो समझता है कि सोसाइटी जो है मेरी बहुत इज्जत करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और कभी कभी वो ये समझता है कि शायद मैं बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रहा हूँ सोसाइटी से, लेकिन ऐसा भी कभी कभी नहीं होता। तो मिस जजमेंट जो है ये भी हमारी सेल्फ बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। होप सो कि ये मैंने अभी आपको लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी पढ़ाई है, होप सो ये क्लियर होगी। और बच्चे आई एम रिपीटिंग दैट सेंटेंस कि अपना टोटली फोकस इस थ्योरी पे कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सोशियोलॉजी के लिहाज से भी और साइकोलॉजी के भी लिहाज से, ठीक है। तो ये दोनों को जो है, दोनों डोमेन्स को कवर करती है, इसलिए इसको स्पेशली अपने माइंड में सही रखिएगा। और होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी मीड एंड रोल टेकिंग। अब ये जो मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये भी सेल्फ की बात ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसका क्या है, ये भी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट था, ठीक है। इसने भी सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म स्कूल से इसका रिलेशन था, ठीक है। इसने शिकागो यूनिवर्सिटी जो थी ना, वहाँ पर इसने ये पढ़ाया, सोशियोलॉजी को पढ़ाया था, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि वी लर्न टू टेक द रोल ऑफ अदर। हम लोग किस तरह से दूसरे बंदे का रोल अपने लेकर उसकी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। रोल टेकिंग है ना कि दूसरे बंदे का रोल आपने खुद लेना है। तो ये कहता है कि हमने किसी को भी करना है ना अगर अंडरस्टैंड, तो हमें उसका रोल पहले करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको खड़ा कर दिया जाए इस कॉलेज के गार्ड की जगह पे और आपको कहा जाए चलो भाई गार्ड की ड्यूटी आज तुमने देनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे खड़े होकर कि सारा दिन गार्ड अंकल को क्या क्या चीज़ें हैं जो फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। अगर आप एक क्लासरूम में बैठे रहें तो आप कभी उनकी तकलीफ़ को, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, जो आप उनकी जगह पे उनका रोल, उनका किरदार निभा कर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है रोल टेकिंग में। इसके बाद हम आते हैं जी, इसने बात की फिर क्या कहता है कि मीड यूज़ द टर्म जनरलाइज्ड अदर। अब ये एक टर्म उसने यूज़ की है अपनी थ्योरी के अंदर, टू रेफर टू अवर परसेप्शन ऑफ हाउ पीपल इन जनरल थिंक ऑफ अस। जनरलाइज अदर के लोग हमारे बारे में आम तौर पर क्या ख्याल करते हैं, इस चीज़ को हमने पढ़ना है। इसको हम मीड ने क्या कहा है कि ये है जनरलाइज अदर, दूसरों को ये देखना कि दूसरे लोग हमारे बारे में ख्याल क्या रखते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसने क्या कहा कि 3 स्टेजेस हैं, इसने उन स्टेजेस को इलेबोरेट किया है, ठीक है, सेल्फ बनाने, यानी कि खुद ही किस तरह बिल्डअप होती है। पहली है इंटीमेशन। इंटीमेशन होती है बच्चे आगाही, किसी चीज़ से आगाह हो जाना, बाखबर रहना। कहते हैं कि अंडर द एज ऑफ 3
पैदा होने से लेकर 3 साल की उम्र, जितनी भी 3 साल की उम्र तक वी कैन ओनली मिमिक अदर। हमारे में सेल्फ इतनी कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम दूसरों की सिर्फ मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी नकल उतारते हैं बस। वी डोंट येट हैव अ सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे पर अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हम दूसरों से मुख्तलिफ हैं या इस तरह। सेकेंड आता है प्ले। प्ले क्या है? ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज फ्रॉम द एजेस ऑफ अबाउट 3 to 6 वी प्रिटेंड टू टेक द रोल ऑफ स्पेसिफिक पीपल। अब ये जो 3 से 6 साल की उम्र होती है, इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक लोग, जैसे मतलब कोई कार्टून एक्टर है तो उसका कोई अगर वैसे एक्टिंग का कोई सामने आता है तो हम उसकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। हम स्पाइडरमैन बनना चाहते हैं, हम नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो माइंड में आती हैं तो हम वो बनना चाहते हैं। थर्ड आता है टीम गेम्स। ये जो थर्ड होती है ना, इसमें क्या है, अब ये गेम से रिलेटेड, ठीक है। बीइंग रफली व्हेन वी एंटर स्कूल, हम बहुत रफ से होते हैं जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस फॉर द सेल्फ इज़ दैट टू प्ले दीज गेम्स वी मस्ट बी एबल टू टेक मल्टीपल रोल्स। फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में भी अगर हम गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमने मल्टीपल रोल देखने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल या बेसबॉल का अगर मैच हो रहा है तो हम लोग ने ये नहीं देखना होता कि एक खिलाड़ी है तो उसका ये काम है, दूसरे का ये काम है, तीसरे का ये नहीं। जब बॉल आती है तो फिर हर कोई ये नहीं देखता कि मेरा रोल क्या है, सबका रोल जो होता है उसने मल्टीपल डिफरेंट रोल देने होते हैं। कभी उसने बॉल को रोकना होता है, कभी पकड़ना होता है, कभी थ्रो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर उसको समझ आती है कि रोल टेकिंग है क्या। उसके बाद जी आते हैं कि मीट कहता है कि ये जो सेल्फ है ना, आपकी खुदी जो है ये 2 तरह की होती है। एक है आई और सेकंड है मी। कहते हैं ना आई, मी एंड माई सेल्फ, ये एक डायलॉग भी है, आई, मी एंड माई सेल्फ। तो आई मैं एंड मी वो भी मैं, लेकिन आई जो है ये बायोलॉजिकल है, ये आपके अंदर की बात होती है। आई मैं और मी आपको सोशली जो है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है चीज़, उसको हम कहते हैं मी। यानी कि आई मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं इंसान हूँ या मैं एक उस्ताद हूँ, ये चीज़, ठीक है, जो आपको अंदर से पता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं कहूँगी कि आई एम अ टीचर, कोई माने ना माने मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मी क्या है? मी है बच्चे जब आप सोशली चीज़ें आपको दी जाती हैं ना, ठीक है, किस तरह से कि मी इज़ द सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। आपकी जो सेल्फ होती है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करती है, उसको हम कहते हैं मी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी थर्ड थ्योरी की तरफ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी थर्ड थ्योरी पर, दैट इज़ पियाजी एंड द डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग। ये जो पियाजी है ना, ये एक साइकोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसने किस तरह से स्टडी किया है इंटेलिजेंस को, बच्चों की इंटेलिजेंस पे इसने काम किया, इसने किस तरह उसको स्टडी किया है, माइंड को किस तरह स्टडी किया है, ये उसकी थ्योरी है, ठीक है। ये भी बेसिकली डेवलपमेंट थ्योरी है कि आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं, किस तरह आपका माइंड बिल्डअप होता है, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हैं। तो कहता है कि द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड स्पेशली हाउ वी लर्न टू रीजन वाज स्टडीड इन डिटेल बाय जीन पियाजी, ठीक है। अब किस तरह से कि क्या है, हाउ वी लर्न टू रीज़न, कि हम अगर कोई काम करते हैं तो उसकी हम वजह क्या देते हैं, होता है ना हर एक काम की कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो पियाजी है साइकोलॉजिस्ट है, ये कहता है कि दैट व्हेन यंग चिल्ड्रन टेक इंटेलिजेंस टेस्ट दे ऑफन गिव सिमिलर रॉन्ग आंसर्स। वो कहता है कि जब भी आप यंग बच्चे, नौजवानों का अगर आप टेस्ट लेते हैं तो वो मोस्टली रॉन्ग आंसर देते हैं, ठीक है। दिस सेट हिम टू थिंकिंग दैट चिल्ड्रन माइट बी यूजिंग सम कंसिस्टेंट बट इनकरेक्ट रीजनिंग। वो कहता है कि बच्चों के जहन के अंदर बेशक कोई ना कोई वजह होती है लेकिन वो गलत हो सकती है, इस वजह से वो किसी भी आंसर जो है वो क्वेश्चन का आंसर है वो रॉन्ग देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसने भी अपनी थ्योरी को अच्छी तरह से इलेबरेट किया है, ठीक है। इसने स्टेजेस बताई हैं और उन स्टेजेस के अंदर ये क्या कहता है कि पियाजी कंक्लूडेड दैट चिल्ड्रन गो थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस एज दे डेवलप देयर एबिलिटी टू रीज़न। वो कहता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे जो होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो किसी भी चीज़ के आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। वो कहता है कि दिस हैज़ 4 स्टेजेस, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेज कौन सी है? द सेंसोसोर्मियल स्टेज, जी द सेंसरी मोटर स्टेज, ये क्या है, फ्रॉम बर्थ टू एज अबाउट 2, ठीक है। इसमें आपकी उम्र 2 साल होती है, यानी 2 साल तक की उम्र जो होती है ये उस स्टेज का नाम है, पैदा होने से लेकर 2 साल तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर अवर अंडरस्टैंडिंग इज़ लिमिटेड टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
ठीक है। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो लिमिटेड होती है। देखिए ना, अब छोटा बच्चा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कभी भी इस तरह तो नहीं हो सकती कि जैसे एक एल्डर बच्चा या अडल्ट बच्चा सोच सकता है, ठीक है। तो वो छोटा बच्चा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह होती है कि नॉर्मल बातें उसको पता होती हैं, ठीक है। उसको ये नहीं पता होता कि ये सोच किसको कहते हैं, मैंने सोचना किस तरह है, मैंने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। तो ये बेसिक सी एक स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल कौन सी है? फ्रॉम अबाउट एज टू एज 7, ठीक है। अब 2 साल से लेकर 7 साल का जो बच्चा होता है उसको इस एज में उसने कंक्लूड किया है, ठीक है। उस लेकर आया, कहता है ड्यूरिंग दिस स्टेज वी डेवलप एबिलिटी टू यूज़ सैम्बल्स। अब ये वो स्टेज होती है जब आप सैम्बल्स जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं, आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं साइज़ क्या होता है, काउंटिंग बच्चे शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपको खुद भी आइडिया होगा 2 से ऊपर 7 साल के बच्चा जो है उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं, हर एक बंदे को आइडिया होता है। फॉर एग्जांपल वो बच्चा स्पीड उसको पता होती है, ये स्पीड स्लो है, ये जो है ये हाई स्पीड है। इसके अलावा उसको ये पता होता है ये चीज़ छोटी है, ये चीज़ बड़ी है। उसके अलावा वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है, ऑल दो हत्ता कि उसको ये नहीं पता कि काउंटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, लेकिन वो काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। अब हम आते हैं थर्ड स्टेज की तरफ, दैट इज़ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ये 7 से लेके 12 साल तक की स्टेज होती है, ठीक है। ऑल दो अवर रीजनिंग एबिलिटीज़ आर मोर डेवलप्ड। अब इसके अंदर जैसे जैसे स्टेज आगे जा रही है, आपकी एज बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एबिलिटीज़ तो क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि we can now understand numbers, size, questions and speed and we are able to take the role of others। वो कहता है कि इसमें हम दूसरों का रोल भी ले सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि कोई बंदा है उसको क्या क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी। इसके अलावा ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप रीजनिंग, आपको एबिलिटी समझ आती है, आप रीज़न से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी फोर्थ स्टेज है द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये क्या है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि आपके ख्यालात होते हैं, ठीक है। ये स्टेज है 12 साल तक की जो स्टेज होती है उसको कहते हैं। तो ये क्या है कि इसमें आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट चीज़ों के आपको क्लियर होने लग पड़ते हैं, आप प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आपको क्लियर होने लग पड़ते हैं कि हमने ये काम करना है, ये नहीं करना, यहाँ का ये असूल है, इसको फॉलो करना है, इसको डी फॉलो करना है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ये सारी चीज़ें आपको जो है इस स्टेज के अंदर पता चलती हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं लर्निंग पर्सनालिटी, मोरालिटी एंड इमोशंस, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक थ्योरी, आपकी वो जो पियाजे की थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो गई, C.H. कुले की भी कंप्लीट हो गई, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ रहे हैं अपने, इसमें भी आपकी क्या है कि पर्सनालिटी बिल्डअप हो रही है, लेकिन मोरालिटी एंड इमोशंस के साथ आप सीख रहे हैं पर्सनालिटी को, मोरालिटी यानी अखलाकियात एंड इमोशंस, और आपके जो भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनके साथ। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी आती है वो है फ्राइड एंड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। सिगमंड फ्राइड जो था ये एक साइकोलॉजिस्ट है, इसने थ्योरी दी थी इसकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की, ठीक है। इसने कहा कि आपकी जो सेल्फ है ना, ये इसने कहा कि आपकी जो इमोशंस हैं, सेल्फ है, ये बड़ा ऐसा प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं होता, एंडलेस प्रोसेस है। कभी ऐसे होता है कि आप अपनी जो एक्सप्रेशंस हैं या अपने इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको किसी को बताना ही छोड़ दें, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज और ये सारी चीज़ें जो हैं कि ऐड होती रहती हैं साथ साथ, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वजह इसने क्या कहा कि इसने कहा 3 एलिमेंट्स होते हैं सेल्फ के, ठीक है। उसने कहा कि 3 एलिमेंट्स हैं। ईच चाइल्ड इज़ बर्न विद द फर्स्ट एलिमेंट इज़ एन इड, ID इड, ठीक है। इसकी ये भी आपकी साइड पे, बुक पे जो है, इसी पेज के ऊपर आपकी तीनों डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इड की, ईगो की और सुपर ईगो की, ठीक है। इड क्या होती है? ID इड जो है वो इसने बताया इड क्या होती है, टर्म फॉर आवर इनबॉर्न बेसिक डिराइव्स। वो कहता है ये वो आपकी होती हैं ख्वाहिशात जो आप पैदा होते हैं तो आपके अंदर पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल भूख नहीं लगती तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। बच्चा जो होता है बोल तो नहीं सकता लेकिन वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो क्या करता है, यानी उसके अंदर सेंस नहीं होता। छोटा बच्चा, ठीक है, हम उसकी बात करें, पैदा होता है तो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के होते हैं, उनको नहीं पता कि हमने मुँह के अंदर क्या डालना है, जूता उठा के मुँह में डाल रहे होते हैं। यानी उनको अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनकी फ़ौरन से ना फुलफिलिंग चाहिए। वो चाहते हैं कि हम जो चाहें फ़ौरन हो जाए। जैसे छोटे बच्चों को चीज़ ना लेकर दे तो वो उधर ही बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे और तब तक चुप नहीं होते जब तक या मार ना खा ले और या उनको चीज़ ना मिल जाए। तो इड जो होती है ये एक ऐसी आपके अंदर इंस्टिंक्ट होती है जिसमें ना आपको राइट रॉन्ग का पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। इसके अलावा ना आपको बिलीव्स, नॉर्म्स, रेगुलेशंस कुछ भी नहीं पता होता। जस्ट आपके अंदर एक चीज़ होती है कि मैंने जो मांगा मुझे वो फ़ौरन चाहिए। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना,
इन्फेंट बच्चे, उनके अंदर ये चीज़ होती है इड। उसके बाद हम आते हैं ईगो। ईगो क्या होती है? ये जो टर्म है ये बैलेंस क्रिएट करती है बिटवीन इड एंड द डिमांड ऑफ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी जो है वो डिमांड करती है कि आप तमीज़दार हों, आपकी सोसाइटी डिमांड करती है कि आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए, आपकी सोसाइटी डिमांड करती है कि आपके अंदर इखलाकियात होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस बिलीव्स वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं, अब ईगो तो वो है ना कि जो बैलेंस कर रही है किसके दरमियान, इड एंड डिमांड ऑफ सोसाइटी के दरमियान, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने वाली को हम क्या कहते हैं, ईगो। कहते हैं ना कि हमारी ये ना बहुत हर्ट हुई है, बड़ा इस बंदे में बहुत ईगो है और इस तरह से। तो ईगो बच्चे वो नहीं होती है, ईगो आपकी वो होती है जो आपको कंट्रोल करती है, ठीक है। आपको बताती है कि ये जो बात है अगर इस तरह किया तो ये तो बिल्कुल तुम बच्चे लगोगे। इड और डिमांड ऑफ सोसाइटी के अंदर जो फ़र्क बताती है दैट इज़ कॉल्ड ईगो, ठीक है। उसके बाद सुपर ईगो पे आ जाते हैं, उसकी थर्ड स्टेज है। वो कहता है कि सुपर ईगो जो होती है ना ये थर्ड स्टेज है। सुपर ईगो के अंदर क्या कहता है कि आप इसके अंदर रूल्स रेगुलेशन वैल्यूज़ सोशल ग्रुप्स इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। आपकी जो खुदी होती है ना, आपकी पर्सनालिटी, वो इन सब चीज़ों से हाईलाइट होती है, ठीक है। टर्म फॉर द कॉन्शियंस दैट द इंटरलाइज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अवर सोशल ग्रुप, आपके अंदर नॉर्म्स वैल्यूज सोशल ग्रुप की आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज़ सुपर ईगो, ठीक है। जब आप सुपर डुपर हिट हो जाते हैं ना, जब आप वैल्यूज़ को, इन चीज़ों को, और आप इड से बहुत आगे चले जाते हैं। इड क्या होती है? इड बच्चे ये है ना कि जो बच्चों के अंदर होती है जिनमें अकल नाम शऊर नाम की चीज़ ही नहीं होती, उन बच्चों को नहीं पता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ईगो जब आपको ये बताती है, आपको कंट्रोल करती है कि बच्चों की तरह एक्ट नहीं करना, सोसाइटी की डिमांड के मुताबिक चलना है। थर्ड आपकी आती है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो का मतलब है कि जो आपको आला तरीन दर्जों पे बताती है कि कहाँ पे आपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, कहाँ पे आपने बिलीव्स जो है उनको फॉलो करना है, कहाँ पे आपने नॉर्म्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें आपको सुपर ईगो बताती है, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी के बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर, कोहलबर्ग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। अब कोहलबर्ग जो था इसने बेसिकली मोरालिटी पे बात की है, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। वो कहता है कि वी गो थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस एज वी डेवलप मोरालिटी। वो कहता है कि जब हम अपनी मोरालिटी अखलाकियात को बिल्ड करते हैं ना, तो ऐसे नहीं होता कि आप पैदा हुए हैं तो फ़ौरन से आपके अंदर बड़ी अखलाकी कदरें आ गई हों, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बाय टाइम, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, ठीक है। कहते हैं ही फाउंड दैट चिल्ड्रन स्टार्ट इन द A moral stage I just described, for them there is no right or wrong। वो कहता है जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसके अंदर तो बच्चा ऐसा होता है कि आप एक कोरा कागज़ है, उसको नहीं पता राइट क्या है, उसको नहीं पता रॉन्ग क्या है, उसको नहीं पता मैंने किस तरह से एक्ट करना है, ठीक है। जस्ट पर्सनल नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। वो कहता है कि उसकी पर्सनल नीड्स होती हैं और उन्हीं को उसने फुलफ़िल करना होता है, सेटिस्फेक्शन उसने लेनी होती है, ठीक है। फ्रॉम अबाउट एज 7 to 10 चिल्ड्रन आर इन व्हाट कोहलबर्ग कॉल्ड अ प्रो कन्वेंशनल स्टेज। उसने कहा कि जो 7 से 10 साल की उम्र होती है ये प्रो कन्वेंशनल होती है, ठीक है। दे हैव लर्न रूल एंड दे फॉलो दैम टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। वो कहता है कि उनको पता लग जाता है रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, और वो उनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता होता है अगर हमने इनको फॉलो ना किया तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, ठीक है। दे व्यू राइट एंड रॉन्ग एज व्हाट प्लीज़ और डिसप्लीज़ देयर पेरेंट्स फ्रेंड एंड टीचर। वो कहता है उनको पता होता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या चीज़ उनके पेरेंट्स को नाराज़ कर सकती है, किस चीज़ से उनके टीचर खुश होंगे, कौन सी चीज़ है जो उनके दोस्त खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। तो मोरालिटी जो है आपकी अखलाकियात है, अखलाकी कदरें हैं, वो इस तरह यानी स्टेज बाय स्टेज बनती हैं, ठीक है। वो फिर क्या कहता है कि जो आपकी एज है ना 10 यानी 10 साल के जब आप हो जाते हैं, ये कन्वेंशनल स्टेज होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोरालिटी मीन्स फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ दे हैव लर्नड। अब जितनी भी उन्होंने नॉर्म्स और वैल्यूज़ सीख ली होती हैं तो 10 साल की उम्र से ऑनवर्ड वो स्टेज स्टार्ट होती है कि जब आपने इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आना होता है, ठीक हो गया। अब हर एक रिसर्च की ना कोई क्रिटिसिज्म उस पर ज़रूर होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है, जो भी आपने रिसर्च की है दूसरे लोग उठ के क्रिटिसाइज़ ज़रूर करते हैं। तो इसकी जो कोहलबर्ग की रिसर्च थी ना, इस पे, इसकी थ्योरी पे, इसकी रिसर्च पे जो डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी थी, इस पे डिफरेंट जो थे ऑथर्स थे, डिफरेंट राइटर्स थे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पर क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। उनमें एक औरत थी, उसने इस पर क्रिटिसाइज़ किया, उसने कहा कि स्टडीड ओनली बॉयज़। ये जो कोहलबर्ग है इसने सिर्फ़ और सिर्फ लड़कों को स्टडी किया, इसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन
मतलब अपनी स्टडी के अंदर लेकर आया। इसने जेंडर को सिर्फ लड़कों को अच्छा समझा, इसीलिए उसने उनको स्टडी किया, और इसने लड़कियों को तो स्टडी ही नहीं किया, उन पे तो इसकी रिसर्च है ही नहीं। तो ये जो एक मेन क्रिटिसिज्म था ये इसने दिया था, और इसकी थ्योरी जो कोहनबर्ग की थ्योरी है, इस पर मेन क्रिटिसिज्म बनता भी यही है कि इसने सिर्फ बॉयज़ के ऊपर काम किया, इसने गर्ल्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं कि सोशलाइजेशन इनटू इमोशंस। अब आपने बच्चे सोशलाइज तो आप हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज आगे ज़्यादा होती है, आप हर चीज़ के साथ जैसे जैसे आप मतलब डे बाय डे आप के अंदर इन्हांसमेंट आती है, आपकी माइंड, आपका थिंकिंग लेवल्स बढ़ता है, तो क्या होता है कि सोशलाइजेशन इनटू इमोशंस। अब आपके इमोशंस के अंदर कैसे आप सोशलाइज होते हैं, ठीक है, आप दुनिया को, आप माशरे को इमोशंस के साथ किस तरह सीखते हैं, आपके इमोशंस के अंदर जो है वो माशरा किस तरह से हाईलाइट होता है, हमने इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट आवर इमोशंस आर नॉट सिंपली द रिजल्ट ऑफ आवर बायोलॉजिकल, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल हमारी चीज़ है ना, इमोशंस होते तो बायोलॉजिकल ही हैं, जैसे अभी हंसना, रोना, खुश होना, स्माइल करना, गुस्से में आ जाना, ठीक है, फ्रॉन करना, किसी को तेवरी चढ़ा कर देखना, आंखें निकालना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बायोलॉजिकल मतलब हमारी अब यही है ना कि बायोलॉजिकल पार्ट्स हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये क्या हैं, ये सोशली भी कंस्ट्रक्टेड होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्लोबल इमोशंस की। जहाँ पर भी बच्चे ग्लोबल का वर्ड आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सल है, वो पूरी दुनिया को कवर कर रहा है वो वर्ड, ठीक है, ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल इमोशंस क्या हैं? ग्लोबल इमोशंस होते हैं यूनिवर्सल फीलिंग्स, मैंने अंडरलाइन भी किया है, यूनिवर्सल फीलिंग्स। अब यूनिवर्सल फीलिंग्स क्या है? हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल कल्चर, सेकेंड चैप्टर में, यूनिवर्सल कल्चर या कल्चर यूनिवर्सल बच्चे वो चीज़ होती है जो तमाम दुनिया की तमाम माशरों के अंदर सेम पाई जाती हो, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिवर्सल फीलिंग्स की बात कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि कोई भी सोसाइटी जो है वो फीलिंगलेस तो नहीं हो सकती। हर सोसाइटी के अंदर अपनी अपनी जो है फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वैल्यूज़ बिलीव्स की तरह ये चीज़ें भी होती हैं। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि वो कहता है कि जो एक्सपीरियंस किया ना राइटर ने, वो कहता है कि 6 इस तरह के इमोशंस हैं जो सेम होते हैं और हर दुनिया की हर सोसाइटी के अंदर जो है वो पाई जाती है। दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। वो कहता है कि ये जो 6 इमोशंस हैं ना, ये हर एक के अंदर, हर माशरे के अंदर, हर इंसान के अंदर ये 6 एलिमेंट्स जो हैं, ये इमोशंस हैं, ये पाए जाती हैं, ठीक है, यानी कि ये यूनिवर्सल्स हुए। उसके बाद वो क्या कहता है कि एक और चीज़, डार्विन सोशल डार्विनिज्म पढ़ा था, जिसने कहा था कि बायो के टर्म को उठा के सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट किया था। डार्विन नोटेड बैक in the 80s, facial expressions however are only way by which we show our feelings. We also use our bodies, voices and gestures. वो कहते हैं कि हम फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको तो यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी वॉइसेस, जेस्चर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी हमारी फॉर्म करती हैं सोशलाइजेशन इनटू इमोशंस, ठीक है। होता है ना कि इस तरह अपनी अपनी मतलब उसके अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने अगर हाँ करना हो यानी जी बोलना हो तो हम अपना सर इस तरह हिलाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि हाँ मैं राज़ी हूँ इस चीज़ पे, या मैंने इसको कबूल किया, ठीक है। हम सारे हिलाते हैं ना, तो बॉडी लैंग्वेज जो है ये भी इमोशंस बनाने में, आपकी सोशलाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं व्हाट वी फील। अब व्हाट वी फील, हम क्या महसूस करते हैं। अब किस बारे में हमने महसूस करना है, किस चीज़ से महसूस करना है, सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं। सोशलाइजेशन ऑल्सो अफेक्ट व्हाट वी फील। बेटा जो सोशलाइजेशन होती है ना, ये इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज होती है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, इन जिम्बाब्वे कल्चर, टू नॉट गिव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड लोअर अ women's social status and in even considered a good reason for her husband to divorce her. अगर अब जैसे सोशलाइजेशन व्हाट वी फील, इससे रिलेट करके एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ मैं, यहाँ आपकी बुक पे भी मेंशन्ड है कि जिम्बाब्वे की औरतें जो होती हैं, अगर वो बेटा पैदा नहीं करती, उनकी औलाद पहली जो है वो बेटा नहीं होती, तो ये उनका स्टेटस जो है वो बहुत लो कर देता है। ये चीज़ के मतलब उनको कमतर समझा जाता है कि क्यों इस औरत का बेटा नहीं हुआ। और इवन वो जो हस्बैंड होते हैं उनके, जिन औरतों का बेटा नहीं होता पहला, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको डाइवोर्स तक दे सकते हैं। तो व्हाट वी फील सोशलाइजेशन से आपने इसको अंडरस्टैंड किया कि सोशलाइजेशन को हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि हम महसूस क्या करते हैं जब एक ख़ास किसी इलाके के अंदर किसी ख़ास रूल को बग़ैर फॉलो किए हुए कुछ भी किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन उस
कल्चर के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर वही चीज़ होनी है जो वहाँ पर उन्होंने सेट की हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि फिर उस औरत को कैसा लगता होगा, वो क्या फ़ील करती होगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये भी उनका सोशलाइजेशन है, ये भी उनकी रूल्स नॉर्म्स इस तरह की होंगी, या पहले लोग ऐसे प्रैक्टिस करते होंगे, या इस तरह के स्टैंडर्ड बने हुए होंगे कि अगर आपने एक मेल को, मतलब अगर बेबी बॉय आपका नहीं होता तो आप जो है आप कम तर औरत है। तो ये ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन से ही सीखा, किसी ने फ़ौरन से तो नहीं उठ के कह दिया। जैसे जैसे टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जिस औरत का बेटा नहीं होता तो वो बहुत कम तर औरत होती है। तो ये भी सोशलाइजेशन का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड द इमोशन ऑफ कन्फ्यूजन, despair, disgust, helpless and shock are also likely to produce similar facial expressions। वो कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा है, आप शॉक्ड हो गए हैं, आप जो है इसके अलावा कौन सा है, हेल्पलेस हैं, बेयारो मददगार हैं आप, ठीक है, तो आप फेशियल एक्सप्रेशन सेम भी शो कर सकते हैं। होता है ना ऐसे कि किसी बंदे को गुस्सा आया हो तो तब भी उसके सेम एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को जो है उसको कोई चीज़ गुम गई है तब भी वही एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके एक्सप्रेशंस हमेशा सेम सेम रहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, इनसे भी हमें पता चलता है कि व्हाट वी फील। हमने अगर किसी चीज़ को महसूस करना है तो हमारे इमोशंस को हम किस तरह महसूस कर सकते हैं। आपके चेहरे पे आने वाले तासरात इस चीज़ की आगाही देते हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सोसाइटी विद इन अस द सेल्फ एंड इमोशन एज सोशल कंट्रोल। सोसाइटी जो है ना वो हमारे अंदर होती है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर तो जी खुद ही है, सेल्फ का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर सोसाइटी भी है। किस तरह? अब यहाँ पर एक लाइन है जिसको पढ़ने से या जिसको समझने से आपको इस पूरे का क्रक्स समझ आ जाएगा। फॉर बोथ द सेल्फ एंड अवर इमोशंस मोल्ड अवर बिहेवियर, ठीक है। हमारा जो एक्सप्रेशंस हमारे इमोशंस जो हैं, हमारे बिहेवियर्स किस तरह से मोल्ड होते हैं, हमारी जो सेल्फ है ये बनाती है। इखलाकियात, ठीक है, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं किसी भी सोसाइटी की आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप किस तरह के इमोशंस देते हैं ये आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है। जैसी सोसाइटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपके इमोशंस होंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जो है आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगा। यानी सोसाइटी जो है वो आपके सेल्फ को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है आप किसी पेपर में फ़ेल हो गए तो आप थोड़ी ना ऐसे करेंगे कि गली में जाके या बाज़ार के अंदर निकल के आप अपनी सारी किताबों को आग लगा दें। तो सोसाइटी का आपके ऊपर कंट्रोल है कि अगर भाई अगर आप फ़ेल हो गए हैं तो ये आपकी गलती है, आप अपने रूम तक रहें, आप अपने घर तक रहें, बाहर जो मोहल्ला है उसको ख़राब ना करें, सोसाइटी को ख़राब ना करें। या फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी घर में बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, आपने घर वालों से रिश्ता तोड़ दिया है, तो आप जाके सड़क के ऊपर या किसी चौराहे के बीच में एक टेंट लगा के रहने लग जाएँ, तो क्या सोसाइटी आपको इस चीज़ की इजाज़त देती है? नहीं, क्यों? वो आप लोगों को वो नेगेटिव सोचेंगे कि पता नहीं कौन शराबी या कौन ये आया हुआ है और इसको अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, अच्छा भला दिखता है। तो मतलब क्या है कि सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रही है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, आपकी सेल्फ को कंट्रोल करती है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जैसे आप चाहते हैं, इमोशंस क्या है? गुस्सा है ना, आपकी किसी से लड़ाई हुई है और आपने जी बाहर निकले और आपने उसके सर में कोई चीज़ दे मारी, उसका सर फाड़ दिया, और ये चीज़ें हाँ लोग करते ज़रूर हैं, लेकिन वो लोग जिनको सोसाइटी का बिल्कुल डर नहीं होता, बागी लोग, डेवियंस जो होते हैं ना, बागी, बिल्कुल मानते ही नहीं है सोसाइटी को, वो लोग ये हरकतें कर जाते हैं, उनको सोसाइटी का डर ही नहीं होता। वरना सोसाइटी आपके ऊपर एक अच्छा कंट्रोल रखती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में सोसाइटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सोशलाइजेशन इनटू जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल होता है ये, कि मर्द औरत, ये चीज़ जो होती है ये बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। इसको हम, ये नेचुरल चीज़ होती है, इसको हम क्या कहते हैं? जेंडर, ठीक है। लर्निंग द जेंडर मैप। अब जेंडर मैप क्या होता है? अब मेजर साइन पॉइंट ऑफ सोसाइटीज़ मैप इज़ जेंडर। आपने अगर सोसाइटी में किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस को देखना है, इंसानों को पढ़ना है, देखना है, तजर्बा करना है, ऑब्जर्व करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जेंडर। द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ अस बिकॉज वी आर अ मेल और अ फीमेल। अब जो आपके बिहेवियर्स हैं, आप औरत हैं तो आपने औरतों वाले काम करने हैं, आप मर्द हैं तो आपने मर्दों वाले काम करने हैं। तो ये चीज़ आपको सोसाइटी ने दी है,
किसी औरत को तो नहीं पता था वो पैदा हुई है तो उसने क्या करना है। अगर आप एक मर्द को रख दे जंगल के अंदर तो उसको तो नहीं पता कि मर्द क्या काम करते हैं, ड्यूटीज़ जॉब्स क्या होती हैं, औरतें क्या होती हैं, उसको तो नहीं पता। जैसे वो फीरल चाइल्ड था, वो वाइल्ड बच्चा, जंगली बच्चे जिनको आप अगर जंगल में एक बच्चे को रख दिया, उसको तो नहीं पता इंसान क्या है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, जेंडर क्या है, सोसाइटी क्या है, उस चीज़ का नहीं पता। तो लर्निंग द जेंडर मैप, कि आपको जेंडर के थ्रू जो है आपकी लर्निंग होती है, आप अपने जेंडर के मुताबिक चीज़ें सीखते हैं, उसको हम कहते हैं लर्निंग द जेंडर मैप। ठीक है। इसके बाद जी जेंडर मैसेज इन द फैमिली। आपका जो फर्स्ट चीज़ है वो आपकी फैमिली होती है जो आपको जेंडर मैसेज देती है। ठीक है। आपके पेरेंट्स होते हैं, वही बताते हैं तुम लड़के हो तुमने ये काम करना है, तुम लड़की हो तुमने दुपट्टा करना है, ये करना है, वो करना है, ये ड्यूटीज़ है तुम्हारी, इस तरह से पर्दा करना है, वहाँ नहीं जाना, इन कंपनीज़ में नहीं बैठना, इसके साथ नहीं उठना, फलाने लड़के से बात नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं। इसके बाद जेंडर मैसेजेस फ्रॉम पीयर्स। अब आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं वो आपका जेंडर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। पीयर किस तरह, पीयर ग्रुप यही होते हैं, दोस्त अहबाब यार आपके जो भी हो। ठीक है। उसमें वो आपको किस तरह से सोशलाइज करते हैं, आपको सोशलाइजेशन देते हैं, आपको आपके जेंडर के अकॉर्डिंग किस तरह से पता चलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक बच्चा है 20 साल का, ठीक है, 15 साल का कोई बच्चा है, 15 से 20 साल एज हो, वो 30 साल के लड़के के साथ बंदे के साथ खड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो चीज़ें हैं अडॉप्ट करेगा, उसकी आदतें अडॉप्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ये जो पीयर ग्रुप होता है ना आपका, आपके दोस्त होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपके जेंडर में आपके रोल्स कौन से हैं, आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना, किस तरह से करना है, ये लोग डिटर्मिन करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं जेंडर मैसेज इन द मैस मीडिया। अब आपकी जो मैस मीडिया है ये भी जनरली आपको बहुत ज़्यादा आपको आपके माइंड को जो है वो फ्लरिश करती है। ठीक है। आपका माइंड बनाती है। किस तरह? अ मेजर गाइड टू जेंडर मैप इज़ द मैस मीडिया। आपका जो मैस मीडिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉर्म करता है कि आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। ठीक है। आपने किस तरह से ऑडियंस जो है आपकी कौन होनी चाहिए, आप किस तरह से अपने जेंडर को, मतलब आप जेंडर के अकॉर्डिंग रोल आपने करना है। आपने कोई काम ऐसा नहीं करना जो आपके जेंडर के अपोजिट होता है। टेलीविज़न, मूवीज़ एंड कार्टून्स, इनमें क्या होता है कि अब जैसे कोई बच्चा कार्टून देख रहा है तो उसको पता चलता है ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़कियां इस तरह के कपड़े पहन रही हैं, लड़के इस तरह के फैशन कर रहे हैं, लड़के इस तरह से बात करेंगे। तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे जो होते हैं वो इन चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वीडियो गेम्स। अब वीडियो गेम्स के अंदर क्या होता है, कलर्स होते हैं, एक्शन, ये मतलब इस तरह से होता है। हाई स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होती है कि डिमांड ऑफ लाइफ होती है। ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो गेम्स जो है वो आपको किस तरह से बनाती हैं, आपके माइंड को, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी सोशलाइजेशन को, आपको जेंडर का किस तरह बताती हैं। तो आपने देखा होगा कि बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हम लोग कलर्स को करते हैं कि गर्ल्स के लिए पिंक कलर होगा, बॉयज़ के लिए ब्लू कलर होगा। तो देखें कलर, इवन ये चीज़ें भी, लड़कियों की गेम्स अलग होती हैं अक्सर और लड़कों की गेम्स भी अलग होती हैं। एक्शन में फ़र्क होता है, लड़कियों की कुछ और तरह से गेम्स होती हैं, केक कुकिंग होती हैं या फिर इस तरह से गेम्स होती हैं, डेकोरेशन, होम डेकोरेशन गेम्स होती हैं। लेकिन लड़कों की गेम्स बिल्कुल डिफरेंट, वो गन्स वाली, पिस्टल्स वाली, ठीक है, इस तरह से होती हैं। तो ये गेम्स भी जो होती हैं आपका माइंड बनाने में कि आपका जेंडर क्या है बहुत अहम रोल करती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। इसको मैंने अंडरलाइन या हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। आपको मेन चीज़ इस बारे में क्या पता होनी चाहिए कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कितने हैं, हाउ मैनी देयर आर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, नेम एनी 5 या एनी 4, आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है। एजेंट्स क्या हैं सोशलाइजेशन के? एजेंट यानी वो चीज़ें जो आपके अंदर सोशलाइजेशन को लेकर आती हैं, आपको सोशलाइज करती हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है बेसिक और प्योर एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन सा है? फैमिली। सबसे पहला बुनियादी इदारा भी आप इसको कह सकते हैं फैमिली। फैमिली क्या करती है आपकी? जी फैमिली आपको बताती है आपका जेंडर क्या है, फैमिली आपको रोल बताती है, फैमिली आपको राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क बताती है, फैमिली आपको बताती है कि किस तरह से सोसाइटी के अंदर मूव करना है, किस तरह खड़े होना है, किस तरह बैठना है, किस तरह खाना है, किस तरह सोना है। ये सारी चीज़ें कौन सिखाता है? पेरेंट्स, आपकी फैमिली।
उसके बाद नेबरहुड, आपके हमसाए जो होते हैं वो आपकी सोशलाइजेशन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, उनका बहुत अहम किरदार होता है। किस तरह कि आपको वही चीज़ आती है कि फ़ैमिली से जो या बाहर निकलते हैं तो वो आपको आपके खेलना किस तरह है, आप उन बच्चों के साथ खेलते हैं अपने नेबर्स के साथ, अपने नेबर्स के घर आते जाते हैं तो आपको पता चलता है इनके घरों में ये प्रैक्टिसेस हैं, हमारे घरों में ये प्रैक्टिसेस हैं। तो इस तरह आप जो है आपका बिहेवियर मोल्ड होता है, आपको इंटरेक्शन की समझ आती है कि हमने किस तरह से बातचीत करनी है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद रिलीजन है, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ये आप पे कंट्रोल करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये आपका मज़हब ऐसा नहीं कहता, आपका मज़हब ये प्रैक्टिस को डिनाई करता है, आपका मज़हब इस तरह से ज़िंदगी गुजारने का आपको इख्तियार देता है, ठीक है। तो मजहबी तरीके से मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये आपका एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन थर्ड है। डे केयर आपका क्या है? डे केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पर बच्चों को मतलब डेली बेसिस पे भेजा जाता है। डे केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, बड़े भी होते हैं, एडल्ट्स भी होते हैं। तो ये बच्चे जो हैं ये डे केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनको वही चीज़ें हैं कि सोशलाइज होना, किस तरह बैठना, इनको मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद जी द स्कूल, स्कूल क्या है? स्कूल के अंदर आपको मैनर्स, नॉर्म्स, आपका सब मतलब फ़ंक्शन आपने किस तरह करना है। फिर एक बात आ जाती है लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। इन दोनों की डेफिनेशंस मैंने बहुत अच्छे से क्लास में एलैबोरेट की थी, डिस्क्राइब की थी, तो बेहतर होगा कि आप लोगों को इन दोनों की डेफिनेशन फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है। फिर स्कूल के फंक्शंस होते हैं, वो इंसान आपको अच्छा बनाती हैं, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद पीयर ग्रुप, आपके दोस्त यार, वही बात आ जाती है कि जिस तरह जेंडर का आपको बताते हैं, इसी तरह आपको बताते हैं कि सोसाइटी के अंदर किस तरह मूव करना है, सोसाइटी में क्या चीज़ें अप्रूवेबल हैं, सोसाइटी में कौन से नए ट्रेंड्स हैं, कौन से फैशंस आ रहे हैं, किस तरह पार्टीज़, और इन सारी चीज़ों से आपको जो है ये रियलाइज़ करवाते हैं आपके पीयर ग्रुप। उसके बाद आते हैं द वर्क प्लेसेस। वर्क प्लेस क्या होती है? अब जहाँ पर आप जो है सीखते हैं काम करना। अब वर्क प्लेस भी सोशलाइजेशन जो है उसका एजेंट है। किस तरह कि वहाँ पर आपको सिखाया जाता है काम किस तरह करना है, ठीक है, मैनेजमेंट किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसमें एक टर्म बेसिकली यूज़ हुई है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होती है कि ये बच्चे रिहर्सल होती है आपके माइंड की कि कोई भी काम होना है उससे पहले आप अपने माइंड के अंदर हर एक स्टेप को बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद रीसोशलाइजेशन। अच्छा बच्चे, सोशलाइजेशन तो होती है जी अच्छी, अब रीसोशलाइजेशन क्या है कि दोबारा से सोशलाइज होना। ये किन लोगों के लिए होती है? ये उनके लिए होती है जो बागी होते हैं, ठीक है, जो अपोजिट होते हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी की वैल्यूज़ वगैरह को कॉपी नहीं करते, जो फॉलो नहीं करते, उनके लिए कौन से इदारे होते हैं या उनकी क्या की जाती है? रीसोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है, उसने कोई क्राइम किया कमिट, छोटी उम्र है उसकी, 20-21 साल का, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसकी रीसोशलाइजेशन होगी। उसको दोबारा से वो सारे तरीके, रूल्स, बिलीव्स सिखाए जाएंगे जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है ना सब कुछ, इसी तरह। तो रीसोशलाइजेशन में ये जो फर्स्ट मैंने अंडरलाइन की हुई एग्जांपल्स कहते हैं कि जैसे एक औरत है, वो पहले जी थी, पार्टीज़ करती थी और वो बड़ी कोई अय्याश टाइप थी, लेकिन फिर उसने क्या किया, वो एक नन बन गई। नन हम कहते हैं, ये जो आप देखा होगा क्रिश्चियनिटी में होती हैं सिस्टर्स, उनको कहते हैं नन, ठीक है। तो वो जो नन बन गई, तो उसके लिए हमने कहा कि ये रीसोशलाइज हुई और वो क्या बनी? नन। यानी उसने दोबारा से अपने रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, बिलीफ्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन। टोटल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं बच्चे? ये बहाली के इदारे होते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं कि जिनके अंदर अगर किसी कोई बंदा आ जाता है ना, तालीम तो नहीं, इसमें भी करते सोशलाइज ही हैं हम, ठीक है। उनको जो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होते हैं ना लोग, उनको ही हम सोशलाइज करते हैं। टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर इस इदारे का पूरा होल्ड होता है अपने स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अभी मैंने अभी कहा कि अगर एक मर्डरर है, मर्डर किया उसने, बच्चे ने, और वो उसको हम इधर टोटल इंस्टीट्यूशंस में ले आए, वो अब टोटल इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है, तो वो क्या, अब ये टोटल इंस्टीट्यूशन का उसके ऊपर पूरा होल्ड है कि किस तरह इसको हमने सोशलाइज करना है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसमें डिग्रेडेशन सेरेमनी है। अ पर्सन एंटरिंग अ टोटल इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रीटेड विद अ डिग्रेडेशन सेरेमनी, ठीक है। अब उसको एक न्यू आइडेंटिटी दी जाती है, उसको कहते हैं हम डिग्रेडेशन सेरेमनी। यानी वो पहले जो था उससे हटके उसको एक नई आपने एक पहचान दे दी, ठीक है, एक शनाख्त दे दी, उसके साथ उसने आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन सेरेमनी। और टोटल इंस्टीट्यूशन जो है ये क्या होता है कि a place that is almost totally controlled by those who run it, in which people are cut off from the rest of society and society is mostly cut off from them.
अब जो लोग सोसाइटी से कट ऑफ होते हैं और सोसाइटी उनसे कट ऑफ होती है, फॉर एग्जांपल जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, जब सोसाइटी को पता लगता है ये तो बड़ा कोई चोर डाकू डकैत है, तो लोग बात करना पसंद नहीं करते ऐसे बंदे से। तो ऐसा बंदा जो होता है जब वो टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर चला जाता है तो फिर टोटल इंस्टीट्यूशन वाले उसको दोबारा से सोशलाइज करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाते हैं। समझ आ गई? इसके बाद हम पढ़ते हैं सोशलाइजेशन थ्रू द लाइफ कोर्स। सोशलाइजेशन आपकी जो है उसको लाइफ कोर्स में पढ़ते हैं। अब लाइफ कोर्स क्या होता है? फ्रॉम बर्थ टू डेथ आर कॉल्ड द लाइफ कोर्स। आपका ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मौत तक का जितना सफ़र है इसको हम लाइफ कोर्स कहते हैं। इसके अंदर स्टेजेस हैं। चाइल्डहुड, पहली स्टेज फ्रॉम बर्थ टू अबाउट एज 12। कहते हैं कि बर्थ से स्टार्ट होती है, 12 साल की एज तक रहती है। अब बर्थ से स्टार्ट हुई है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? कहते हैं कि चिल्ड्रन एज mature, immature adult and put them to work an early age। कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना इसके अंदर उनमें इतना एहसास तो नहीं होता कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको इन बच्चों को किसी ना किसी वर्क प्लेस पर मतलब काम करने की जगह पे छोड़ देना चाहिए ताकि उनको पता हो इस चीज़ से ही वो इस एज से ही वो चीज़ें सीखना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आती है आपकी अडोलसेंस एज। अब ये 13 से 17 होती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ना तो आपको बच्चा समझा जाता है ना आपको बड़ा समझा जाता है, यानी कि ना आपको बालिग समझा जाता है ना बच्चा। इसके अंदर आपके अंदर बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है कि आई एम नीदर अ चाइल्ड नॉर अडल्ट नॉर एन अडल्ट, ना मैं बच्चा हूँ ना मैं बड़ा हूँ, तो हु आई एम, मैं हूँ कौन फिर। एज दे अटेम्प्ट टू क्रेव आउट एन आइडेंटिटी। अब इन बच्चों के अंदर होता है कि मैं कोई अपनी पहचान बनाऊं, मुझे भी कोई जवान कहे, बच्चों की तरह मुझे कोई डील ना करे। तो ये जो एज होती है ये आपकी अडोलसेंस एज होती है। ठीक है, उसके बाद आती है ट्रांजिशनल अडल्टहुड एज। ट्रांजिशनल यानी तब्दीली। अब ये 18 से 29 ईयर्स तक की एज है। ठीक है, 18 से 29 ईयर्स की एज जो है बच्चे, इसके अंदर आपके पास बहुत से एक्सपीरियंसेस जो हैं कलेक्ट होते हैं। ठीक है, और सोसाइटीज़ आर एडिंग अनदर पीरियड ऑफ एक्सटेंडिंग यू टू दिस लाइफ विच सोशोलॉजिस्ट कॉल ट्रांजिशनल अडल्टहुड। कहते हैं कि ये अब आप अपने बालिग मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि बालिग होना, बालिग होने से 29 ईयर्स तक के जब आप हो जाते हैं उस टाइम तक के टाइम पीरियड को हम कहते हैं ट्रांजिशनल अडल्टहुड। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि आप जी कुछ बच्चे जो होते हैं वो फुल टाइम जॉब्स करते हैं और अपने कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से ही निकल जाते हैं। होता है ना कि दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज में जब आते हैं तो मतलब वो दो टाइप के हो जाते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो कुछ मेहनती होते हैं लेकिन कुछ अपने माँ बाप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, वो समझते हैं बस हम ऑल इन ऑल हैं, जो हैं हम खुद ही, हमने अपना हर फैसला खुद लेना है। तो ये इस तरह की एज होती है कि इसमें आपके अंदर दोनों तरह के व्यूज़ होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस व्यू को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद द मिडल ईयर्स एजेस 30 से 65। अब 30 से 65 जो होती है ना, ड्यूरिंग द लेटर मिडल ईयर्स हेल्थ इश्यूज़ और मोरालिटी। अब हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिरी बात है जब 30 से ऊपर आप जाते हैं तो आपको डिप्रेशन, आपका घर का काम भी है, अपने साथ ऑफिस भी मैनेज करना है, अपने साथ अपने और भी रोल्स हैं जो आपने प्ले करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर देती हैं। तो आप डिजीज़ की तरफ यानी बीमारियों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स मैनी पीपल एक्सपीरियंस फ्यू ऑफ दीज स्ट्रेसेस एंड फाइंड लेट मिडल एज टू बी द मोस्ट कम्फर्टेबल पीरियड ऑफ देयर लाइफ्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जब वो इस एज में आते हैं ना 30 से ऊपर 65 तक की साल के जितने भी बीच में ईयर्स हैं, इनमें तो कुछ लोग होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, अपनी सारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर देते हैं, वो पेंशन उनकी होती है, सुकून से घर बैठते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी डिफ़र करता है आपकी सिचुएशन के साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं ओल्डर ईयर अबाउट एज 63 सो ऑन। अब 63 जो एज है इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो सोसाइटीज़ होती हैं ना, एग्रीकल्चर यानी दही इलाके होते हैं या दही सोसाइटीज़ होती हैं गांव टाइप की, तो वहाँ पर लोग जल्दी ही मर जाते हैं। ठीक है, वो भी वजह हो सकती है कि उनको जी प्रॉपर अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, इलाज की सहूलतें और ये वो, तो वो भी मतलब वो चले जाते हैं दुनिया से। Today, people who enjoy good health don't think of their 60s as old age but as extension of their middle years। कुछ लोग होते हैं वो 60 ईयर से जब ऊपर जाते हैं ना तो वो बड़े इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं कि अब हमारे पास ना तो कोई रह गई हैं
काम रह गया ना, अब हम कहीं पे जॉब करते हैं, अब हम बिल्कुल फ्री हैं, अब हम सुकून में हैं, ठीक है। वो ज़िंदगी को इंजॉय उस एज में जाके करते हैं। तो ये भी अब एक मतलब वही माइंड चीज़ आ जाती है कि दो पहलू हैं हर एक चीज़ के, ठीक है, हर एक एज के दो दो पहलू हैं। उसके बाद क्या है, आर वी प्रिजनर्स ऑफ सोशलाइजेशन, क्या हम सोशलाइजेशन के कैदी हैं, ठीक है। अब ये बड़ा इस तरह की चीज़ है कि आपने जितना अभी तक इस लेसन के अंदर पढ़ लिया है उस सारे को मर्ज करने का टाइम है कि आपने कैसे एक पॉइंट के अंदर उसको इलेबरेट करना है। द सोशलाइजेशन गोज इन एट द बिहेवियर कम्स आउट, पीपल कांट हेल्प व्हाट दे डू, think or feel as everything is a result of their exposure of socializing agents। वो कहते हैं कि आप लोग कुछ करते हैं, किस तरह करते हैं, सोशलाइजेशन एजेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे, इन सब का आपके ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। आपके इमोशंस, फीलिंग्स, मोरालिटी, इखलाकियात बनाने में, आपके मैनर्स, आपको मैनराइज करने में, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रिलेट करती हैं, सोशलाइजेशन से, ठीक है। आप फील क्या कर रहे हैं, व्हाट वी फील वाली फीलिंग जो है, सिचुएशन है, वो आपकी किससे रिलेट करती है, सोशलाइजेशन से। तो सोसाइटी जो है आपको सोशलाइज करती है, सोसाइटी के अंदर एजेंट्स होते हैं जो आपको प्रॉपरली सोशलाइज करते हैं। जब आपको एजेंट सोशलाइज कर देते हैं तो आप क्या होते हैं कि आप कैदी बन जाते हैं सोशलाइजेशन के। आपको पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और आपने उसके अंदर रहते हुए ही अपनी अक्सर ख्वाहिशात का गला घोंट कर भी, अक्सर ख्वाहिशात को पूरा ना होते देख कर भी आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है जो आपको सिखाई गई है। तो हम कह सकते हैं कि हम जो हैं ये सोशलाइजेशन के प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं। प्रिसाइजली बिकॉज पीपल आर नॉट रोबोट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर इज़ हार्ड टू प्रिडिक्ट। वो कहते हैं कि ये जो सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोई इंसान जो है वो कोई रोबोट नहीं है, उसका जो बिहेवियर है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पेश गोई नहीं कर सकते कि एक बंदा अगर आराम से सुकून से एक चेयर पे बैठा उठ के वो फ़ौरन से क्या करेगा। द काउंटलेस रिएक्शन ऑफ अदर्स मर्ज इन ईच ऑफ अस, हमारे अंदर बहुत से काउंटलेस ना गिने जा सकने वाले अनगिनत चीज़ें होती हैं, अनगिनत रिएक्शन होते हैं हमारे। तो हम इस चीज़ को जो है वो कभी भी गिन नहीं सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इंसान लम्हे के साथ साथ बदल रहा है। एज द सेल्फ डिवेल्प वी ईच इंटरनलाइज और पुट टुगेदर दीज innumerable reactions which become the basis of how we reason react to others। और वो कहते हैं कि फिर हमें पता चलता है कि हमने दूसरों से बात किस तरह करनी है, हमारे अंदर हमने इमोशंस को कंट्रोल किस तरह करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें किस चीज़ का प्रिजनर बनाती हैं, सोशलाइजेशन का, उसका कैदी बनाती है। होप सो ये लेसन कंप्लीटेड है और आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, रिपीट की हैं, होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी हो गई होगी। और इसके अलावा मैंने आपको उनको अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताया है, ठीक है। और इसी तरह से अटैम्प्ट करना है, फोकस करना है सेल्फ़ की डेफिनेशन पे, लुकिंग ग्लास सेल्फ पे, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस के ऊपर, और इसके अलावा एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जो है इनके जस्ट नेम्स, व्हाट आर एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, राइट नेम ऑफ एनी 3 और 4, तो ये आपको आना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो इसलिए इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू।